स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। आज उदयराज जी के संस्मरणों की माला में से एक मोती। ये किस्सा उस समय का है जब उदयराज जी एक नवयुवक थे। उनकी पहली किताब नवतारा के प्रकाशित होने में अभी करीब 3 साल थे। अभी तो वो कहानियां और अनुभव बटोर रहे थे, कुछ ऐसे वाक्य जिनकी झलक उनके लेखन में जल्द उभर कर आने वाली थी, और कुछ ऐसी यादें जिन्हें उन्होंने जीवन भर संजोकर संस्मरणों के रूप में पाठकों से बरसों बाद बांटा। आइए सुनते हैं जब खुफिया पुलिस शिष्य बना। आज गांधी जयंती के दिन अनायास ही एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। सन 1938-39 के जाड़े का मौसम। उन दिनों मेरे बहनोई श्री निर्मल चंद्र श्रीवास्तव RCS नागपुर सचिवालय में अंडर सेक्रेटरी थे। मैं अपनी बहन को लाने नागपुर गया था और उन्हीं के यहाँ ठहरा था। किसी कारणवश बहन की रुखसती में देर हो गई। मैंने सोचा इस खाली समय का उपयोग गांधी जी के दर्शन कर किया जाए। बस चट प्रोग्राम बना और मैं सुबह की गाड़ी से वर्धा के लिए रवाना हो गया। दोपहर को वर्धा पहुंचा और वहां से एक तांगा कर घंटे भर में सेवाग्राम। एक बहुत पुरानी आस को आज फलवती होते देखकर मेरे मन में जो उमंगे हिलोरे ले रही थीं, उन्हें 30 वर्ष के बाद व्यक्त करने की मुझ में क्षमता नहीं। बस यही समझिए कि मैं जैसे चांद पर पहुंच गया हूं। सेवाग्राम के सौम्य शांत वातावरण ने मेरे दिल पर जो छाप उस घड़ी छोड़ी, वो आज भी चिरसंचित है। सेवाग्राम पहुंचकर मैं कुछ देर के लिए चकित था, किधर जाऊं, किससे मिलूं, कि एकाएक मेरी नजर बापू की कुटिया के समीप ही एक झाड़ी के नीचे बैठे एक पुरुष पर पड़ी। उसने भी मुझे देखा और झट पास बुला लिया। आप कहां से आ रहे हैं? बिहार से। मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं। आपका पड़ोसी ही हूं। बैठिए, कहिए आपका उद्देश्य। बस बापू के दर्शन और यहाँ के जीवन के नीचे का एक दिग्दर्शन। आइए बैठिए, मैं सब करा दूंगा। पहले कुछ जल? नहीं नहीं, वर्धा में ही मैं भरपेट जलपान कर चुका हूं। पेट तो भरा है, परंतु हृदय की भूख तो बापू के दर्शन के बाद ही मिटेगी। तो अभी कुछ देर क्षुधा को और जीवित रखिए। अभी बापू सामने ही सूर्य स्नान कर रहे हैं, वहां कोई नहीं जा सकता। मैं उनका प्रहरी हूं, अभी किसी को उधर जाने नहीं दूंगा। मैंने सोचा अभी मेरी दाल गलेगी नहीं, और बिना इस प्रहरी के काम चलेगा भी नहीं। चलो पहले इन्हीं के दरबार की दरबारदारी की जाए। फिर मैंने बड़ी अजीजी से पूछा, आप इतनी दूर कैसे? वो चरखा काटने में तल्लीन था। कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बड़ी लंबी कहानी है। और वो फिर चुप हो गया। मैंने फिर उसे छेड़ना चाहा, क्या मैं भी उस कहानी का कुछ अंश सुन सकता हूं? वो हंसा, फिर बोला, मैं खुफिया पुलिस था, CID। मैं जरा चौंका तो उसने झट कहा, बाबूजी CID था, आज हूं नहीं। तो फिर? ब्रिटिश सरकार का मैं खुफिया पुलिस था और मेरी तैनाती सेवाग्राम में हुई। मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं आश्रमवासी के रूप में यहां रहूं और भारत के इस स्नायु केंद्र की खबर प्रतिदिन अंग्रेजी सरकार को देता रहूं। मैं बड़े जोश खरोश से यहां आया था, मगर गांधी जी के सानिध्य में आते ही मैं ब्रिटिश सरकार का नौकर न रहकर इनका शिष्य बन गया। बस इतना ही समझिए कि कितना चुंबक है इनके प्रखर व्यक्तित्व में। भला मैं महात्मा जी के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट दूं? मेरे जैसे एक कुशल CID को ये एक दिन भी गंवारा ना हुआ, और यहां आते ही मैं अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर गांधी जी का प्रिय पात्र बन गया हूं। मैंने दिल खोल कर सारी बातें गांधी जी को बता दी।
और उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। और अब मैं उन्हीं का शिष्य बनकर यहीं उनकी कुटिया के बाहर दिन रात प्रहरी के रूप में चरखा लिए पड़ा रहता हूं और किसी बाहरी आदमी को बिना उनकी आज्ञा के उधर जाने नहीं देता। उसकी यह कहानी सुनकर मैं अवाक रह गया और कुछ देर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता रहा। तो उसने कहा, आप इतना अचंभित क्यों हैं? मैं ही नहीं हूं। गांधी जी के सानिध्य में जाते ही जाने कितने लोहा सोना हो गए। उठिए उठिए, पहले आपको बा से मिला दूं। माता कस्तूरबा गांधी की कुटिया सामने ही थी। बा को देखते ही मैंने उनके चरण छुए और उन्होंने पास ही में बिठाकर पूछा, कहो, कहां से आए हो? बिहार से। प्रभावती का बिहार? कुछ दिनों यहां रहकर प्रभावती अभी तो पटना गई है। जी। बा बाबू के खाने के लिए सब्जी फल काट रही थी। मैं उन्हें एकटक देख रहा था। एक सौम्य मूर्ति, श्रद्धा और प्रेम की जीवंत मूर्ति। शरीर पर बुढ़ापे की अनगिनत झुर्रियां, चेहरे पर एक बालक जैसे निश्चल भाव। बा के फिर चरण छूकर जब मैं उठा तो दूर हटकर उनका तथा उनकी कुटिया का अपने कैमरे से एक फोटो ले लिया। बापू के प्रहरी ने कहा, चलिए आपको बापू की कुटिया दिखा दूं। फिर बापू अंदर चले जाएंगे तो आप कुछ भी न देख सकेंगे। हम बापू की कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया के अंदर घुसे। देखा जमीन से कुछ ऊंचा बापू के लिए एक कोने में एक तख्त रखा है। सामने चटाई बिछी है जिस पर बैठकर नेतागण बापू से परामर्श लेते हैं और भारत के भाग्य का निपटारा होता है। उनके तख्ते के बगल में लिखने पढ़ने के सामान एक करीने से रखे हैं और बापू के तख्ते के ठीक सामने वाली दीवार पर राम नाम लिखा है। बगल में स्नान घर है, टब वगैरह रखे हैं। बापू की कुटिया के दर्शन कराकर प्रहरी महोदय मुझे महादेव देसाई की कुटिया पर ले गए। महादेव भाई शायद बापू के साथ थे, इसलिए उनके दर्शन ना हो सके। फिर आश्रम के हर क्षेत्र में प्रहरी महोदय ने मुझे घुमाया। जाने कितने फोटो भी मैंने लिए। और कुछ देर बाद हम फिर उनके स्थान उसी झुरमुट के नीचे बैठ गए। मैंने उत्कंठा जाहिर की, अब बापू के दर्शन कराइए, मेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। घबराइए नहीं, थोड़ा देर ठहरिए। बापू किसी विदेशी पत्रकार से मिल रहे हैं। फिर उन्हीं के साथ बेर डूबते डूबते खाना खाने सामने भोजनालय में इसी राह होकर जाएंगे। मैं आपको यहीं मिला दूंगा। हाँ, आप अपना कैमरा तैयार रखिएगा। बापू बहुत तेज चलते हैं और अक्सर कैमरा लिए पत्रकारों को छका देते हैं। सचमुच कुछ देर बाद देखा बापू उस विदेशी पत्रकार के साथ बड़ी तेजी से अपना डंडा लिए हमारी ओर चले आ रहे हैं। मैं सतर्क हो खड़ा हो गया और उनके समीप आते ही उन्हें प्रणाम कर उनका फोटो लेना चाहा कि वो जोर से हंस पड़े और व्हाट नॉनसेंस कहते अपने डंडे को मेरे कैमरे की ओर इस तरह लक्ष्य किया कि लगा जैसे उनका डंडा मेरे कैमरे के लेंस में घुस जाएगा। बस मैं उचक कर पीछे हटा और उधर बापू फिर से ठहाका लगा के आगे बढ़ गए। मैं टका सा मुंह लिए खड़ा ही रह गया। फिर आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत ना हुई। वो आश्रम वासियों से घिर गए थे। मेरे प्रहरी मित्र ने हंसते हुए कहा, देखिए, मैंने कहा ना था कि खूब सतर्क रहिएगा। बापू फोटो लेने वालों को अक्सर छका देते हैं। हाँ भाई, आपका कथन सत्य निकला। बापू ने मुझे खूब छकाया। पीछे न हटकर यदि मैं उसी क्षण क्लिक दबा देता तो फोटो आ जाता। खैर, मेरे हृदय पट पर आज का बापू का ये चित्र तो अमिट रहेगा। गोधूली वेला में जब मैं सेवाश्रम छोड़ने लगा तो अपने प्रहरी मित्र को धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी कहानी कम विस्मयकारी नहीं। मैं तो जब जब आपको देखता हूं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं। इसलिए कि आप बापू के सानिध्य में नहीं आ सके हैं। एक बार फिर आइए, कुछ दिन बापू की छत्रछाया में यहां रहिए। अवश्य, फिर जरूर आऊंगा। सेवाग्राम से जब मैं चला तो सूर्य का लाल चक्का डूब रहा था। कुछ दूर पर देखा आचार्य कृपलानी जी कुछ लोगों के साथ टहल रहे हैं। मेरे मन में बात जागी कि कुछ दिन यहीं आकर रहूं, मगर यह सपना साकार ना हुआ। 1939 के सितंबर में विश्व युद्ध छिड़ा और हिंदुस्तान में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा। फिर तो बापू भी सेवाग्राम से कूच कर गए और कभी भी न लौटे।
हरी इच्छा बलीयसी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।